साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार रिसर्च किया है दोस्तों। आज दरअसल मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मैंने मोबाइल से ही सारा काम किया है, लेकिन मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। 2 विंडो 3 विंडो और इस कहानी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की 7 पुश्तें बर्बाद कर दी हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर ही हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है दोस्तों कि आने वाली कई नस्लें पाकिस्तान की मोदी को भूल नहीं पाएंगी। रातों रात बाजी पलटती है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप देखिएगा कि बिना मैंने सिर्फ मोबाइल के जरिए कितनी शानदार कहानी रिसर्च की है और आपको दिखाने जा रहा हूं। एक कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, आप सभी को अभिवादन करता हूं और कुछ विंडो से शुरुआत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक 3 विंडो दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से नेहरू के पाप धो दिए हैं। भाई, नेहरू के समय क्या था दोस्तों, भूल तो नहीं गए? भाई, कश्मीर समस्या आज भी इसकी जड़ में नेहरू की पॉलिसी है। और पहले विंडो में देखिए, पहले क्या बात होती थी। भाई, नेहरू ने कहा था ना कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात छेड़ी थी और आज तक वो एक नासूर बन करके हम भारतीयों के सीने में जख्म की तरह है। ये भूल तो नहीं गए? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति को बदलने की पहल की। जो दूसरा विंडो है, पहली बार 2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से आगे बढ़ करके बलूचिस्तान की चर्चा की थी। पाकिस्तान को आग लग गई। भाई, अब तक कश्मीर की बात होती थी, अब बलूचिस्तान कहां से हो गया? और असर देखिए, 2016 में चर्चा की थी ना, 2026 है दोस्तों। सिर्फ 10 साल के भीतर बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी गई है। भाई, जो बलूच लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब 85% हमारे कब्जे में है। अभी पाकिस्तान की फौज जा रही थी, ये लेटेस्ट घटना बता रहा हूं, 45 सैनिकों को उड़ा दिया। यानी नेहरू की पॉलिसी में कश्मीर में जनमत संग्रह ये मांगते थे, मोदी जी ने पॉलिसी शिफ्ट की। आज बलूचिस्तान आजादी के गुण गा रहा, आजादी की घोषणा कर रहा है। ये 3 विंडो है। एक और 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। भाई, यहां क्या नारे लगते थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही नारे लगते थे ना। अब देखिए, नया नारा बन गया, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम। ये हो रहा है। अब कैसे, जरा ये 3 विंडो में समझाता हूं। भाई, पाकिस्तान लगातार कहता था ना कि हम कश्मीर का एक एक इंच ले लेंगे, लेकिन हालात क्या है जानते हैं? पीओके में बगावत। कब पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत में मिल जाए, इसकी भी बात होने लगी है, इसकी भी चर्चा होने लगी है। और बलूचिस्तान ने तो खुद को आजाद घोषित कर ही दिया है। ये दूसरा 2 विंडो है, 3 विंडो है दोस्तों। एक 2 विंडो आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी होने का मतलब क्या है, जरा ये भी तो देखिए। मैं बलूचिस्तान की कहानी पर आता हूं दोस्तों, वो बहुत बड़ी कहानी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ये सबसे अच्छा मसाला था, दिन भर बात होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने कर दिया। मोदी होने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक नेता के उदाहरण से दिखाता हूं। बिलावल भुट्टो, भाई पाकिस्तान की राजनीति का एक स्तंभ है ये। क्या कहता था कि भारत से लेकर रहेंगे पूरा कश्मीर। और मोदी के रहते रहते यही बिलावल भुट्टो अब कह रहा है कि कश्मीर तो छोड़ो, ये मुजफ्फराबाद कैसे बचाएं, इसकी बात होनी चाहिए। ये मोदी के होने का मतलब है दोस्तों। एक और 3 विंडो दिखाता हूं। ये तो नेहरू से जुड़ा हुआ है। इसको देखकर आपको दर्द होगा दोस्तों, आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा, अभी आप समझ जाएंगे। 3 विंडो में क्या है? नेहरू की गलती से ये 3 इलाके पाकिस्तान में चले गए। पहला, बलूचिस्तान। भाई, आप जानते हैं इस प्रांत के प्रमुख शहरों में से एक कलात के राजा मीर अहमद यार खान विभाजन के समय
ये चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए। नेहरू ने स्वीकार नहीं किया और आखिरकार नेहरू की गलती से ये जो बलूचिस्तान प्रांत है ये पाकिस्तान में जा मिला। पाकिस्तान को ने कब्जा कर लिया। दूसरे विंडो में क्या है? ग्वादर पोर्ट। आप जानते हैं ग्वादर पोर्ट पर किसका कब्जा था? यह बलूचिस्तान का इस समय हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट पर दोस्तों ओमान का कब्जा था। 200 साल तक ओमान का कब्जा रहा। 1950 के दशक में ओमान ने नेहरू जी को एक ऑफर दिया कि आप इसको खरीद लो चाहो तो। नेहरू जी ने इच्छा नहीं दिखाई। ग्वादर पोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट है दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 1958 में 3 मिलियन पाउंड यानी 31 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये कहानी है। यानी जो ग्वादर पोर्ट भारत का हिस्सा हो सकता था वो पाकिस्तान में चला गया। और तीसरा, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये इलाका दोस्तों, ये भी जो अभी एक पुस्तक आई है उस पुस्तक में ये लिखा, और किसका मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व महानिदेशक और वरिष्ठ नौकरशाह राघवेंद्र सिंह, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ये भी भारत में मिलना चाहता था, लेकिन नेहरू ने स्वीकृति नहीं दी और ये भी पाकिस्तान में चला गया। अब आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। भाई, जब भी हमने आज तक अपने जीवन काल में ये देखा पाकिस्तान के साथ संबंधों को, तो एक ही बात होती थी ना, कश्मीर हम बचाएं, वो बोलता था कश्मीर हम छीन लें, यही होता था ना। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, एक वीडियो दिखाता हूं। ये लाल किले में दिया गया भाषण है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बार भारत सरकार ने औपचारिक रूप से लाल किले के भाषण में बलूचिस्तान की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। जरा एक बार ध्यान से देखिए इस बयान को, फिर कहानी समझ में आएगी। देख लीजिए। पाकिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। देखा आपने दोस्तों, अब कई लोगों को समझ में बात नहीं आती है। ना आए, मोदी जी को तो आप हल्के में ले नहीं सकते, कोई नहीं ले सकता। जो साथ वाले हैं वो भी नहीं ले सकते, जो दूर वाले हैं वो भी नहीं ले सकते। नरोत्तम मिश्रा में तो देखे ही आप, कोई हल्का में नहीं ले सकता। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी कोई भाषण दे रहे हैं, किसी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत दूर तक उसकी गूंज पहुंचेगी। और ये ऐसा काम नहीं करते कि आज बोला बस अभी हो गया, ऐसा नहीं भैया। 2047, पहले 2022 कहते थे 2014 में, तो लोगों को समझ में नहीं आया। 2022 निकल गया, अब लोगों को लगा अब क्या बोलेंगे। अब 2047 का टारगेट है। 2016 का बयान था जो मैंने आपको दिखाया। और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए खुद को घोषित कर दिया है एक आजाद देश के रूप में। बाकायदा एक चिट्ठी जारी की गई है बलूच लोगों के द्वारा, जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने का दावा किया गया है। और जो वायरल लेटर है उसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने 85% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। 85% का मतलब क्या होता है, अभी मैं बलूचिस्तान की बात आपको बताऊंगा। अपनी सेना, अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अरे भैया अपनी करेंसी तक। और सोशल मीडिया में जो शेयर किया गया लेटर है उसमें कहा गया है कि नई सरकार के पास क्षेत्र का खनिज, गैस क्षेत्र और कोयला खदानों पर पूरा नियंत्रण है। बलूचिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं दोस्तों कि ये पाकिस्तान ने हमको उपनिवेश बना रखा है। वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो अपनी मांग करते हैं कि भाई हमारी सब कुछ है, हमें ही तुम कुचलते हो। पंजाबियों का कब्जा है पाकिस्तान की सरकार में, मिलिट्री में, हर जगह पे जहां भी पावरफुल पोस्ट है वहां पे पंजाबियों का, पाकिस्तान के पंजाबियों का कब्जा है। और बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। लगातार संघर्ष होता है, आतंकवादी हमले होते हैं,
अब देखिए, एक बलूच के प्रमुख नेता हैं दोस्तों, मीर यार बलोच। उन्होंने 13 जुलाई 2026 को एक बयान साझा करते हुए दावा किया कि बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है और इस बयान के मुताबिक देश का राष्ट्रीय गान मां चुकैन बलोचानी अपनाया गया है। नया राष्ट्रीय ध्वज जारी किया गया है और बलोची फलूस नाम से नई मुद्रा भी शुरू की गई है। अब ये कह रहा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी सुरक्षा, हमारा अपना रक्षा है। हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान ना हो, हेलीकॉप्टर ना हो, टैंक ना हो, मिसाइलें ना हो, लेकिन जमीन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। और ये कहते हैं कि हमारी सेना में 5 लाख लोग शामिल हैं। आ जाइए, सब पाकिस्तान को कूट रहे हैं, भरपेट कूट रहे हैं। लोग यहां, राहुल गांधी और बाकी लोग सवाल उठा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत मार खाए, यही कह रहे थे ना। अरे भाई, पाकिस्तान अपने लोगों से मार खा रहा है। आप सोचिए, ये बलूच लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोग हैं हमारी सेना में, और ये दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान की सेना में लोग काम करते थे ना, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उन सब ने इस्तीफा दे दिया है। मैं जरा आपको वो ट्वीट दिखाता हूं, ये मीर यार बलोच का है, मैं आपको बताऊं। देखिए, नीचे लिखा है ना 13 जुलाई 7:14, और इसमें क्या लिखा है? ब्रेकिंग न्यूज, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव secured 85% of Baluchistan territory. Baluchistan has declared its independence, adopted its national anthem, introduced its national flag, established its own currency, and now exercises control over 85% of the territory of Baluchistan. सब कुछ अपना, कुछ भी पाकिस्तान का नहीं। अब घुस के दिखाओ, मारेंगे। अरे बड़ी अच्छी सेना है भाई, भारतीयों को धमकी देते हो, भारत में परमाणु बम फोड़ दोगे, यही कहते थे ना। बलूचिस्तान काहे नहीं बचा पा रहे हैं? देखिए, ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल मीडिया में आप जरूर देखेंगे, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या वास्तव में बलूचिस्तान आजाद हो गया। लेकिन सवाल तो यह है कि आप कर क्या पा रहे हैं? भाई, आजाद घोषित कर लिया, कब्जा हो चुका है। हालांकि मैं नियम भी आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या वास्तव में किसी की घोषणा करने से देश आजाद हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। भाई, जो अंतरराष्ट्रीय कानून बना है उसके मुताबिक 1933 में एक कन्वेंशन है जिसमें क्या 4 बुनियादी शर्तें मानी गई हैं किसी भी नए राष्ट्र के लिए। मैं वो चारों बातें बताता हूं। पहली, उस क्षेत्र में स्थायी आबादी हो। दूसरा, उसके पास स्पष्ट और परिभाषित भूभाग हो। तीसरा, वहां ऐसी सरकार हो जो वास्तव में उस इलाके पर शासन कर रही हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो। और चौथा, वो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता हो। यानी ये भाषण, सोशल मीडिया, वायरल पोस्ट, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए ये सब कुछ हो जाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध सबसे बड़े होते हैं दोस्तों। क्या दूसरे देश आपको मान्यता देते हैं? और चलिए मान लीजिए ये सब भी हो गया, उसके बाद भी ये संयुक्त राष्ट्र में जाता है, महासचिव इसको सुरक्षा परिषद में भेजते हैं। 15 सदस्य हैं, 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, ये याद रखिए। उसमें भी कोई वीटो ना कर दे जो 5 परमानेंट मेंबर है। यानी सिर्फ घोषणा करने से नया देश तो नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे हालात बनाए और बलूचिस्तान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान कितने समय पर उसको कब्जा कर रख पाएगा, यह कहना आसान नहीं है। वैसे मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में बताता हूं दोस्तों। जो पाकिस्तान का कुल हिस्सा है ना, कुल हिस्सा पूरा पाकिस्तान, उसका 44% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान में, सिर्फ, मतलब 100% अगर पाकिस्तान है तो 44% बलूचिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% हिस्सा यहां रहता है। और पाकिस्तान का सबसे अमीर इलाका दोस्त यही बलूचिस्तान है। क्यों जानते हैं? यह संसाधन संपन्न है, यहां गैस के विशाल भंडार हैं, सोना, तांबा, कोयला, बड़ी खदानें हैं।
और चीन जिस ग्वादर पोर्ट में काम करता है ना दोस्तों, बड़ा सा पोर्ट है, आप जानते हैं, वो यहीं पर है वो। यानी बलूचिस्तान का सवाल केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, इसका सीधा संबंध चीन, भारत और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र से है। यहां पर चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ये जो इनका काम चल रहा है ना, उसमें पाकिस्तान और चीन की एक संयुक्त कंपनी है, नाम है सैंदक मेटल्स लिमिटेड। इसने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, इसने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भैया हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया है यहां पर, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान के लोगों ने कब्जा कर लिया है, सैनिक आ रहे हैं तो पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं, मार दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो चीन के लोग कारोबार कैसे करेंगे? इसने चिट्ठी लिखी है। और जानते कब से चल रही है ये साझेदारी? 2001 से दोस्तों। चीन पाकिस्तान की साझेदारी, यहां पर लगातार निवेश चल रहा है और बलूचिस्तान के लोग इसको कभी भी नहीं होने देना चाहते। वो जानते हैं कि ये पाकिस्तान कब्जाने के लिए चीन को शामिल कर रहा है और चीन को फायदा लग रहा है। लेकिन जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ही नहीं घुस पा रही है, तो फिर चीन काम करेगा कैसे? भाई वो पैसा कमाने गया ना, वो एक रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जा करने गया ना, आप स्थानीय लोगों के बिना नहीं कर पाएंगे। अब आप एक चीज सोचिए, भाई अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ईरान को हरा पाया क्या? नहीं। आप आसमान से बम, बारूद, मिसाइलें बरसा दीजिए, लेकिन जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जमीन पर ऐसे लड़ाके हैं कि घुसेंगे तो वो मरेंगे और आपको मारेंगे भी। यही हकीकत है बलूचिस्तान की दोस्तों, और इसीलिए चीन भी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। पाकिस्तान के निर्वासित नेता हैं अल्ताफ हुसैन। वो लगातार पाकिस्तान की ज्यादतियों का खुलासा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बलूचिस्तान में लोग शवों के साथ धरना दे रहे हैं। यानी सिर्फ बलूचिस्तान के भीतर नहीं, सिर्फ पीओके के भीतर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, जो पीओके से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसका कितना असर पड़ता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं सिर्फ आपको यह बता दूं दोस्तों कि आखिर अल्ताफ हुसैन कौन है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की राजनीति का बेहद चर्चित प्रभावशाली नेता है दोस्तों। ये मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट का संस्थापक है, जो मुख्य रूप से कराची और सिंध में रहने वाले मुजाहिर का मतलब यह हुआ कि जो भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए, जो उर्दू भाषी मुस्लिम हैं, उनके हितों की बात करता है। और वो इस समय बाहर रहता है, लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहा है। इसे पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी है वो गद्दार बताते हैं। अब ये वहां से भी माहौल बनाने का काम कर रहा है। जरा देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों ग्राफिक्स के जरिए, और फिर मैं बताता हूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से माहौल बन रहा है उसका कितना व्यापक असर पड़ता है। इस समय पाकिस्तान चौतरफा प्रहार झेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान तो नहीं भूले ना, जब बलूचिस्तान की चर्चा की थी। चौतरफा प्रहार, भाई पीओके में लगातार बगावत की आंधी चल रही है, मारकाट मची हुई है। ये बता दूं आपको, पाकिस्तान की सेना भर दी गई है, लेकिन क्या आप एक एक आदमी को मार देंगे? नहीं मार पाएंगे। दूसरी तरफ देखिए बलूचिस्तान, वहां तो विद्रोह के बाद आजादी की घोषणा कर दी गई है। तीसरी तरफ टीटीपी, तहरीके तालिबान, लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहा है। और चौथा, अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव। भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, इस बात को भूलिएगा मत। अब लास्ट में आपको एक और चीज बता देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि लंदन में बैठकर अमेरिका के में जो पाकिस्तानी है वो सब भी माहौल बना रहे हैं, इसका असर क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भाई जो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ एक रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, जिसका नाम है JSP+। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की है। आप बोलेंगे इससे होता क्या है?
इससे यह होगा दोस्तों कि अभी यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा दे रखा है। एक बड़ा बेहद खास दर्जा होता है। उसमें क्या होता है कि भाई ये डेवलपिंग कंट्री है, इसको हम सुविधा देते हैं। जब आप कोई सामान बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम टैक्स में छूट देंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो सामान सस्ता होता है, उसके सामान बिकते हैं, वहां से यूरो या डॉलर मिलता है। अब अगर जीएसपी प्लस खत्म कर दिया गया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। वो कंपटीशन में ठहर नहीं पाएगा जो वो एक्सपोर्ट करता है। और आप समझिए कि अगर ये जीएसपी प्लस बंद कर दिया गया, सिर्फ 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, 73 करोड़ यूरो यानी अरबों रुपये की टैक्स जो बचता है वो तो पहले से कंगाल है और कंगाल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान चौतरफा मार झेल रहा है दोस्तों। और ये सब कहां से जुड़ा है? ये सब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से जुड़ा है। मोदी जी छेड़ते नहीं है किसी को, बोलते भैया आप तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमारा कंपटीशन अगर करना है तो ये करो कि तुम गरीबी दूर करोगे या हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये आदत है कि उसे अपना अस्तित्व सिर्फ भारत विरोध में ही बनाए रखना है। और आज पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है दोस्तों जिसकी कल्पना 2014 से पहले कोई भी नहीं कर सकता था। तो ये आज की कहानी है दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, क्या पाकिस्तान की 7 पुश्तें जो हो रहा है उसके बाद क्या वो याद करेंगे? क्या उनकी बर्बादी की कहानी नहीं लिखी जा रही? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने मोबाइल के ज़रिए ही कोशिश की है इस वीडियो को बनाने की। लैपटॉप अभी ख़राब है, देखता हूं जल्द से जल्द उसे बनाकर आपके सामने और अच्छे से रखूंगा। आपकी राय का इंतज़ार है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स के भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।